हेलो एवरीवन। ओके, तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे सीएमए इंटर पेपर नंबर 7, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखिए डायरेक्ट टैक्स को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है, राइट, और क्यों हमें टैक्स पे करना है। ये बात समझेंगे तो डायरेक्ट की बात आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं सर टैक्स क्या होता है और क्यों लगाया जाता है, राइट। हाँ तुषार, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये समझिए कि ये जो टैक्स है ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, टैक्स बहुत पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, राजा महाराजा के टाइम पे भी टैक्स लगा करता था। ठीक है, तो राजा क्या करते थे, प्रजा से, जो पैसे वाले हैं उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट लिया करते थे। अब वो ठीक है, उस टाइम पे पैसे ना होके उस टाइम पे आपका जो धान होता था धान ले लेते थे, है ना, कुछ ज्वेलरी वगैरह ये जो भी आपके पास होता था उसमें से कुछ अमाउंट वो ले लेते थे और उससे अपना राज्य चलाते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे फिर क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो आपको याद होगा कि लगान लगता था। लगान देखा है, लगान मूवी देखिए, तो वो लगान लगता था सब बात में। अब लगान लगने लग गया तो वो भी एक तरीके का टैक्स ही है। उसके बाद में हमें आजादी मिली, आजादी मिली तो फिर टैक्स कंसेप्ट आया। ठीक है, ओके। अब जब आजादी मिली तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आया, और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हमारे इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर कैसे है ये बात समझिए आप। देखिए हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है भाई, बताइए, हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या हमारा संविधान है सबसे ऊपर? यस, बोलिए भी, क्या हमारा संविधान है सबसे ऊपर? यस सर। यस सर, संविधान है हमारा सबसे ऊपर। अब संविधान ने ये कहा कि भैया हमें लोगों के लिए काम करना है और लोगों को अच्छा जीवन देना है, तो क्या करें, कौन करेगा ये काम? तो इसलिए ये संविधान ने ये काम किसको दिया भैया, बताइए कौन करता है हमारे यहाँ पे ये काम? गवर्नमेंट। संविधान ने कहा कि भैया गवर्नमेंट को ये ड्यूटी देते हैं, और गवर्नमेंट को कहा कि भैया आप क्या करेंगे, देखिए आप हमारे लोगों को, हमारी पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, जो जो चीजें उन्हें चाहिए वो सब चीजें देंगे, सेफ्टी देंगे, है ना, उन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या करना है हमें बता दीजिए। तो देखो इनको क्या बोला, इनको कहा कि देखिए आप ध्यान रखें कि किसी भी पर्सन को, इंडिया के पर्सन को आप बेसिक फैसिलिटी देंगे। ठीक है, और बेसिक फैसिलिटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देंगे। क्या देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि अच्छी सड़क, ठीक है, पार्क, ये वो सब चीजें बना के आप देंगे। और फैसिलिटी के नाम पे आप उनको क्या देंगे? फूड, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ ट्रीटमेंट एटसेट्रा, ये चीजें आप उनको देंगे। गवर्नमेंट ने कहा ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो देने को तैयार है, हमारे क्या दिक्कत है। और एक बात हमें बताइए, क्या कोई भी काम बिना पैसे के हो सकता है क्या? बताइए। हाँ जी, कोई भी काम बिना पैसे के हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा सर ये काम तो हम कर देंगे, पर आप ये बताइए इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ठीक, आप क्या करें, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। अगर कोई बात हमें डिस्कशन के रूप में लेनी होगी तो फिर अपन माइक पे ले लेंगे, राइट। जो यस नो के आंसर है वो आप चैट बॉक्स में कर दीजिए। ओके,
ओके सर। चलिए, तो सर गवर्नमेंट ने कहा कि भी काम तो हम कर देंगे, पर आप ये बताओ पैसा कहाँ से आएगा, बिना पैसे के क्या होगा। अब ये प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा। ये कहता है कि आई नीड मनी, भैया हमें पैसा चाहिए, पैसे के बिना हम क्या करें। अब जिसने प्रॉब्लम बताई वही सॉल्यूशन बताएगा। प्रॉब्लम किसने बताई सर, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा काम करो, तो पैसा कहाँ से आएगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भैया चलो एक काम करो, आप है ना पब्लिक से ही पैसा ले लो। कहां से पैसा ले लो, पब्लिक से ही पैसा ले लो, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं पैसा कहाँ है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोग बहुत गरीब है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भैया इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, पैसे वालों से पैसा ले लो और गरीबों में बांट दो, तो जिससे क्या हो जाएंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। साथ ही साथ गवर्नमेंट के कुछ और सोर्सेज भी बोले गए, जैसे कि भाई आप बिजनेस कर लो। आज रेलवे चलाती है गवर्नमेंट, बीएसएनएल चलाती है गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा लाइसेंस देती है हमें कई तरीके के, उनके पैसे लेती है, तो ये सारी भी गवर्नमेंट की इनकम है, राइट। एलआईसी है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। पर मेन जो सोर्स है गवर्नमेंट इनकम का वो क्या है, टैक्सेशन। मेन सोर्स क्या है सर, टैक्सेशन। अब सर सवाल ये आया कि सर टैक्स वसूल कैसे करें, ठीक है, टैक्स वसूल कैसे करें। तो टैक्स वसूल करने के लिए बात आई कि सर जो पैसे वाले लोग हैं उनसे ही टैक्स लेने से तो काम चलेगा, क्योंकि वो कितना दे देंगे। आज अगर अपन बात करें इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, उनमें से पैसे वाले कितने होंगे, कितने होंगे, 10 करोड़ लोग होंगे, 15 करोड़ लोग होंगे, बस, इससे ज्यादा तो नहीं है पैसे वाले लोग। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर सिर्फ पैसे वालों से टैक्स लेने से काम नहीं चलेगा, उतना पैसा वो थोड़ी देंगे पूरे देश को चलाने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ही टैक्स लेना पड़ेगा, सबसे ही टैक्स लेना पड़ेगा, चाहे पैसे है और चाहे पैसे ना है। बोला भाई ऐसे कैसे करें, तो फिर दो टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए। बोला भाई एक तो ऐसा टैक्स ले लो जो जिनके पास पैसा उनसे डायरेक्टली ले लेंगे, तो इसलिए उसका नाम रखा गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और एक ऐसा टैक्स जो सबको देना है, चाहे वो कमा रहा है चाहे वो नहीं कमा रहा है, अगर वो इंडिया में कुछ भी लेन देन करेगा, पैसा खर्च करेगा, तो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हमने नाम दिया इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर डायरेक्ट टैक्स तो समझ में आता है कि ये तो हम इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये तो बात समझ में आती है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ और हमें ऐसे कैसे देना है, जब मैं कमा ही नहीं रहा तो मुझे टैक्स कैसे देना है। तो सुनिए, कोई भी पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट है और चाहे वो लेबर है, चाहे वो कोई भी है, हर आदमी सुबह उठता है तब टैक्स देना स्टार्ट करता है गवर्नमेंट को, और रात को सोने तक वो टैक्स देता ही रहता है। कई बार तो आपको पता ही नहीं होता कि आप टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आप पे डायरेक्ट ना लग के क्या लगता है सर, इनडायरेक्टली। कैसे, सुनिए, देखिए आप सुबह उठेंगे तो आप टूथपेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। आप क्या यूज करेंगे सर, आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। आप कपड़े पहनेंगे, ठीक है। आप कार से जाएंगे, आप पेट्रोल यूज करेंगे, ठीक है। आप मोबाइल यूज करेंगे, सब चीजों में टैक्स है, किसमें नहीं है बताइए। आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, एमआरपी में टैक्स इंक्लूड होता है, ठीक है। आप ब्रेड बटर लेके आते हैं, एमआरपी में टैक्स इंक्लूड होता है। आप कपड़े पहनते हैं, टैक्स इंक्लूड, जीएसटी इंक्लूड होता है। कार में टैक्स लगा हुआ होता है। पेट्रोल लेते हैं, उस पर गवर्नमेंट का एक्साइज वेट लगा हुआ रहता है। मोबाइल लेते हैं, मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, हर चीज में टैक्स। अब आप तो नहीं कमा रहे, फिर भी गवर्नमेंट आपसे ये टैक्स चार्ज कर रही है, ठीक है। और आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, आप किसको दे रहे हैं इन सब चीजों में टैक्स, बताइए, क्या गवर्नमेंट को दे रहे हैं आप टैक्स, दिया है कभी गवर्नमेंट को जाके कि लोग या टैक्स ले लो, बोला है कभी गवर्नमेंट को, बोला क्या कभी गवर्नमेंट को कि सर आज मैं आपको टैक्स देता हूँ, नहीं सर। सर नहीं बोला हमने, तो फिर सर हम कैसे दे रहे हैं, देखिए ये सारा टैक्स हम देते हैं शॉपकीपर को, हम किसको देते हैं, शॉपकीपर, शॉपकीपर।
और शॉपकीपर पे करता है गवर्नमेंट को। तो जीएसटी आपने नाम सुना होगा भैया, जीएसटी। तो जीएसटी हम मोबाइल लेके आए, बोले कितने का, बोले सर 10,000 का, और 18% जीएसटी है, तो 11,800 का रहेगा। अपन 11,800 रुपये दुकानदार को दिया, अब वो 1,800 रुपये क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। समझ गए? तो दे वो रहा है और बर्डन हमारे ऊपर है उसका, तो इसलिए इसको हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स बोला। आई बात समझ में? yes, sir. अब सर बात ये आई कि ये टैक्स लगाएगा कौन? हमने कहा सर गवर्नमेंट लगाएगी, पर गवर्नमेंट मतलब क्या? अब गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी घर घर जाके कहेंगे कि भाई और बहनों लाओ जीएसटी दे दो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। नहीं। सब काम को करने के लिए स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाएगी। हर काम को करने के लिए कोई, जैसे रेलवे चलाने के लिए इंडियन रेलवे बना दिया, ठीक है, फ्लाइट चलाने के लिए एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दी, ऐसे हर काम को करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी बनाई गई है। तो टैक्स को लगाने के लिए बनाया गया, डायरेक्ट टैक्स के लिए बनाया सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए बनाया गया सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो इस तरीके से ये दो बोर्ड बना दिए गए जो इन चीजों को गवर्न करेंगे, ठीक है। और ये दोनों किसके अंडर में आते हैं सर? ये आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। किसके अंदर में आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम पे कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? सर पता नहीं है। निर्मला सीतारमन, ठीक है, ओके। निर्मला सीतारमन जी है। फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में नहीं आता, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। समझ गए? वो तो अभी है, गवर्नमेंट बदलेगी वो बदल जाएंगे, तो वो नहीं है। यस यस। अब उन्होंने सर उनके अंडर में ये दोनों डिपार्टमेंट काम करते हैं, राइट? अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जो टैक्स हम सीधे सीधे गवर्नमेंट को दे रहे हैं, मतलब हम तो पेयर हैं और इस टैक्स का जो बर्डन है वो हमारे ऊपर, मतलब गवर्नमेंट को दे भी हम रहे हैं और भुगत भी हम ही रहे हैं, तो इसलिए इसको हमारे ऊपर डायरेक्ट बोलना है, ठीक है। जबकि सर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को कौन दे रहा है? शॉपकीपर दे रहा है, हम नहीं दे रहे। जबकि बर्डन किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। शॉपकीपर अपनी जेब से नहीं देता ना, वो तो कस्टमर से लेके देता है। तो देने वाला शॉपकीपर, पर बर्डन लेने वाला कस्टमर। तो इसलिए इसको बोला गया है कि कस्टमर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए? एक चीज आपसे सीधे सीधे ली जाती है तो वो डायरेक्ट होगी, एक चीज आपको किसी के थ्रू ली जाती है वाया वाया, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। आई बात समझ में? तो ये पहला और ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा पॉइंट सुनिए। तीसरा पॉइंट कहता है सर डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स क्या है सर? प्रोग्रेसिव है। अब सर ये क्या हुआ? प्रोग्रेसिव मतलब क्या हुआ? तो देखिए, प्रोग्रेसिव का मतलब कुछ ऐसा है, और ये बहुत जरूरी चीज है, ये आपको बिल्कुल समझनी चाहिए। क्या है प्रोग्रेसिव का मतलब, ये समझिए। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम टैक्स सबसे नहीं ले रहे, हम अमीरों से ले रहे, तो ये भी डिसाइड करना पड़ा कि अमीर कौन है। ठीक है, अब अमीर मतलब ऐसा तो नहीं है कि जिसके पास 5 करोड़ है वो अमीर है और जिसके पास 4,99,00,000 है वो गरीब है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। तो इसलिए क्या बोला गया कि नहीं, ऐसे मत डिसाइड करो, हम प्रोग्रेसिव टैक्स लेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हम आपसे टैक्स ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो गरीबों से कम ले लो, मतलब कम कमाता है कम टैक्स दे दे, ज्यादा कमाता है भैया ज्यादा टैक्स दे दे, और ज्यादा कमाता है तो और ज्यादा टैक्स दे दे। तो जैसे जैसे तुम कमाते जाओगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा हम तुमसे टैक्स लेते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कहा कि भैया देखो 2.5 लाख तक कमाते हो, नो टैक्स, कोई टैक्स ही मत दो, जाओ, ठीक है, माफ हो तुम। फिर कहा कि सर 5 लाख तक कमाता है, तो बोला भैया तू 5% दे। फिर कहा 10 लाख तक कमाता है, तो बोले तू 20% दे दे। ठीक है, हालांकि इसको निकालने का एक तरीका है, मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। वो कहा 10 लाख से ऊपर कमाता है, अच्छा तो ला भाई 30% दे दे। ऐसे ही इससे भी ज्यादा कमाता हुआ तो उस पर सरचार्ज लगा देंगे हम,
उससे ज्यादा कमाता हुआ तो और सरचार्ज लगा देंगे। तो इस तरीके से कई चीजें होती हैं और टैक्स बढ़ता ही जाता है। तो जो बंदा साल के 2.5 लाख कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है, पर जो 2.5 लाख से ऊपर जाएगा फिर रेट बढ़ती जाएगी। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसको नाम दिया गया प्रोग्रेसिव, कि ये टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ेगा इनकम के साथ साथ। अब बोला गया सर इनडायरेक्ट टैक्स में भी ऐसा होता है क्या? बोला नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव होने का मतलब, रिग्रेसिव होने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, आप अमीर है आप गरीब है, कोई मतलब नहीं। ये कहते हैं कि साहब हम तो उतना ही टैक्स चार्ज करेंगे जितना हमारा बनता है। एक पेन में अगर 5% जुड़ता है ना, तो वो 5% ही जुड़ेगा, चाहे उसे आम आदमी खरीदे और चाहे उसे कौन खरीदे, अंबानी खरीदे, रहेगा 5% ही जीएसटी। ओके, तो इट डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ द पर्सन, पर्सन के स्टेटस के साथ साथ ये चेंज नहीं होता है। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? रिग्रेसिव नाम दिया गया। ओके, यस सर। चलिए आगे देखते हैं। सर कौन से टैक्स है जो डायरेक्ट लगते हैं हमारे ऊपर? तो भैया हमारे ऊपर लगता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्टली लगता है। हर साल कहते हैं कमाया है, हम कहते हैं सर नहीं कमाया, बोले ठीक है नहीं कमाया तो बैठा रहो। हम जैसे ही हमने कहा कमाया, बोले लाओ टैक्स। तो जाहिर सी बात है जो कमा रहा है उससे टैक्स ले रहे हैं, तो सीधा सीधा ले रहे हैं ना, कि 10 लोग खड़े हैं, 8 ने कमाया तो 8 से टैक्स लेंगे, 2 से नहीं लेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स आपको, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है सर? इनडायरेक्ट टैक्स में सर ये है जीएसटी है। अब जीएसटी तो सबसे लेंगे हम, आप पेन खरीदने जाओगे हम तो जीएसटी ले लेंगे, आप खाना खरीदोगे हम जीएसटी ले लेंगे, आप कैब बुक करोगे हम जीएसटी ले लेंगे, आप मोबाइल रिचार्ज कराओगे हम जीएसटी ले लेंगे, और चीज में जीएसटी ले लेंगे, समझ गए। एंड नेक्स्ट इज कस्टम। नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इन दैट केस हमें टैक्स देना पड़ता है, विच इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी, और वो भी इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक पार्ट है। बताइए यहां तक क्लियर है कहानी? यस सर। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सर हमारे सिलेबस में क्या किया बेटा, हमारे सिलेबस में हमें बोला कि आपको दोनों पढ़ने हैं, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट बनेंगे। ये आप सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं, तो आप तो एक्सपर्ट बन रहे हैं, और एक्सपर्ट बन रहे हैं तो आपको दोनों बातों की जानकारी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते एक्सपर्ट बनने के बाद जैसे मुझे नहीं पता डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने तो कोस्टिंग पढ़ी है, ऐसा तो नहीं कह सकते। नहीं सर। ये आपको सारे टैक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इन हम्म। दोनों टैक्स को आपके सिलेबस में डाला गया, पर कैसे? इसी ग्रुप नंबर 1 में पेपर नंबर 7 के नाम से डाल दिया, और इसी ग्रुप नंबर 2 में पेपर नंबर 11 के नाम से डाल दिया, राइट। हम्म। पर हमें तो अभी क्या पढ़ना है, हमें तो पेपर 7 ही पढ़ना है। तो यहां तक तो हमने कॉमन बात की। अब आगे हम जो बातें करेंगे वो किसकी करेंगे? वो हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बातें करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की बातें नहीं करेंगे। ओके, हम्म। ये देखिए ये पूरा हमने याद लिख दिया है। अब आगे आते हैं, सुनिए। देखिए क्या हुआ, हमने ये कहा कि सर ये जो इनकम टैक्स है ये लगाता कौन है? बोला भाई लगाता कौन है, इसका क्या मतलब? गवर्नमेंट लगाती है। पर इंडिया में गवर्नमेंट भी तो दो तरीके की होती है, इंडिया में तो गवर्नमेंट भी दो तरीके की है ना। एक कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। तो अब ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि भैया सेंट्रल लगाती है स्टेट लगाती है। तो वो जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल
ऑफ आर्टिकल 246 को हमें देखना पड़ेगा। क्यों सर, उसको क्यों देखना पड़ेगा, वो भी सुनिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई ना गवर्नमेंट, तो उनको कहा कि आपको काम करना है। अब काम करना है तो वो जब भी आपके घर में बात आती है काम करने की, तो झगड़ा होता है ना, छोटा भाई करेगा या बड़ा भाई करेगा। तो वैसे यहाँ पे भी झगड़ा कि भैया कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि ये भी दोनों भाई हैं। तो दोनों में झगड़ा, भैया कौन करेगा, आप करोगे मैं करूंगा, आप करोगे मैं करूंगा। अब झगड़े का सॉल्यूशन कौन करेंगे भाई, ये करेंगे ना पिताजी। इन्होंने कहा भैया झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, एक काम करते हैं, काम बांट देता हूँ मैं तुम्हारा, कुछ काम तुमको दे देता हूँ तुम करो, और कुछ काम इसको दे देता हूँ ये करेगा। समझ गए? तो ये हो गया बड़ा बेटा, ये हो गया छोटा बेटा, और ये हो गया पापा। तो पापा ने दोनों के बीच में काम का बंटवारा किया। कैसे किया ये समझते हैं, सुनिए। ठीक है, कैसे बंटवारा किया ये समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ। क्या लिस्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको 3 लिस्ट बना के दे रहा हूँ। पहली लिस्ट बना रहा हूं जिसका नाम है यूनियन लिस्ट। पहली लिस्ट है जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, और इस लिस्ट में मैं जो भी काम लिखूंगा वो किसको करने होंगे सर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करने होंगे। अब इसमें काम भी है, इसमें राइट भी है, इसमें कानून बनाने के भी है, सब चीजें। सिर्फ टैक्स की बातें नहीं करता, ये सारी बातें करता है। जैसे अपना अपन पढ़ाई करते हैं तो हम 2 बोर्ड पढ़ते हैं, सीबीएसई, आरबीएसई, अगर राजस्थान से, ठीक है। अब ये भी तो सवाल मन में आ सकता है कि सर ये सीबीएसई और आरबीएसई में क्या फर्क है। अरे फर्क कुछ भी नहीं है, ये स्टेट बोर्ड है, इसको स्टेट गवर्न करता है, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। ये सेंट्रल बोर्ड है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। बताइए इसके अलावा कोई फर्क है क्या? नहीं सर। पहले तो एक ही है, तो गवर्नमेंट तो दोनों को ही अप्रूव मानती है ना। वो कहते हैं आप सीबीएसई से 12th करो, आरबीएसई से 12th करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो ये हमारा लिस्ट 1 में काम लिखा गया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। दूसरी लिस्ट बनाई सर, लिस्ट नंबर 2, और उसको नाम दिया स्टेट लिस्ट। और इस लिस्ट में जो काम लिखे वो किसको दिए, स्टेट गवर्नमेंट को, कि भैया ये काम आपको अपने लेवल पे करना है। अब ये जो काम है ये हमेशा आपको हर स्टेट में अलग अलग दिखेंगे। जैसे पेट्रोल प्राइस, पेट्रोल प्राइस आप देखोगे तो हर स्टेट में अलग दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनपे जो टैक्स लगता है जिसको हम वेट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वेट लगाने का पावर आज भी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग लगाती है, इसलिए पेट्रोल की प्राइसेस कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा है, दिल्ली में कम है राजस्थान में ज्यादा है। तो वो हो जाता है इस लिस्ट की वजह से डिफरेंस। और तीसरी लिस्ट जो आई, लिस्ट 3, उसका नाम रखा गया कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब कॉनकरेंट लिस्ट में बोला गया कि सर जो देश के मुद्दे होंगे, मतलब देश के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे, उन पे ऐसा नहीं चलेगा तू तेरा देख मैं मेरा देखूं, उसमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। इसलिए कॉनकरेंट लिस्ट में जो भी काम लिखे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके करेंगे। यही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम का बंटवारा। अब सर हम ये बंटवारा क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम ये बंटवारा इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये जानना है कि इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल लगाती है या स्टेट लगाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लिस्ट चेक कर लो पता चल जाएगा। तो जब हमने लिस्ट चेक की तो हमें पता क्या चला, हमें ये पता चला कि सर ये काम लिखा है लिस्ट नंबर 1 में जिसका नाम है यूनियन लिस्ट। अब लिस्ट जब कोई भी बनती है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, 3 4 5 6 ऐसे। यस। तो सर इस काम का जिक्र कौन सी लिस्ट में है? तो बोला गया कि इनकम टैक्स लगाने का जो जिक्र है वो है एंट्री नंबर 82 में। अब ये अपने को याद रखनी है, एंट्री नंबर 82 ये अपने को याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। यूनियन लिस्ट के 82 नंबर पे ये लिखा हुआ है कि टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल के पास है। समझ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered
टू लेवी टैक्स ऑन इनकम। समझ गए? यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में क्या समझाया कि भैया टैक्स लगाने का पावर सेंटर के पास है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और लिख दी, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अब भाई एग्रीकल्चर इनकम अलग क्यों किया? क्योंकि जब कानून बना तो बवाल हुआ कि भैया कुछ स्टेट कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर ज्यादा है, जैसे कि पंजाब है, ठीक है, हरियाणा है, वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर ज्यादा है, और कुछ स्टेट में बिल्कुल नहीं है, तो हमसे टैक्स ज्यादा क्यों? वो रेवेन्यू तो हमें लेनी चाहिए, हमें तो। और दूसरी बात, किसानों से टैक्स लो ही मत, गवर्नमेंट कहती है किसानों से तो टैक्स लो ही मत। तो इसलिए इस लिस्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर नहीं दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि बोला गया कि पूरे देश में एक जैसा कानून नहीं बन सकता इसके लिए, क्योंकि ये स्टेट वाइज अलग अलग होती है, किसी स्टेट में एग्रीकल्चर है और किसी स्टेट में नहीं है। तो इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट को इसका पावर देंगे। ठीक है भाई, स्टेट गवर्नमेंट को दे दो। तो स्टेट गवर्नमेंट वाली लिस्ट में लिखा गया एंट्री नंबर 46 के ऊपर क्या लिखा गया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट इज empowered to levy tax on एग्रीकल्चर इनकम, कि भैया एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझ गए? बट आज एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, एट प्रेजेंट इस पे टैक्स नहीं है, पर स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब लगा सकती है। एट प्रेजेंट नो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। लीजिए, यहां तक बोल दीजिए, पहले कोई डाउट है? नहीं सर, सब क्लियर है। सारी बात समझ में आ गई? हम्म। एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो देखो, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट बनता है, 4 से 6 मार्क्स का जाता है, ठीक है। दूसरा, डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीडीटी और इनडायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीआईसी है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। और कौन सी एंट्री में जिक्र किया गया है, ये बात आ जाती है सर एमसीक्यू में, कि एंट्री नंबर 82 या एंट्री नंबर 46 के बारे में जानकारी मांगी जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राइट। अब आते हैं हम आगे। चलो, अब देखिए, इनकम टैक्स लगाने के लिए ये तो बात हो गई कि सिर्फ कौन लगाएगा, सेंटर लगाएगी, स्टेट लगाएगी, कहां से पावर आया, किसने कहा, वो सब बातें तो समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कब देना है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए बनाना पड़ा कानून, ठीक है। उसके लिए क्या बनाना पड़ा? कानून बनाना पड़ा। अब कानून कहाँ बनाया गया, तो वो देखिए, इनकम टैक्स को समझने के लिए आप 6 कानून पढ़ने पड़ते हैं, 6 एक्ट बोल दीजिए, रूल्स बोल दीजिए, या 6 चीजें पढ़नी पड़ती है, आप ये जान के चलिए, ठीक है। तो सर ये तो बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा। नहीं, पहले समझते हैं ये 6 चीजें क्या है, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले काम आया इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहले बनाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इसमें सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजन सब डाल दिए गए कि भैया किस पे कैसे कैसे टैक्स लगने हैं, राइट। फिर बात आई कि सर कई जगह पे बहुत सारी लिस्ट और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ती है, समझ गए। जैसे मैंने कहा कि भाई बीमार आदमी कोई है तो उससे हम टैक्स कम लेंगे। अब सवाल आया कि बीमार मतलब क्या, तो उस बीमार की जो डेफिनेशन है उसको कहाँ लिखें। अगर उसको हम एक्ट में लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा एक्ट हो जाएगा, समझने में नहीं आएगा। तो कहा गया कि एक काम करो, एक अलग से बुक बनाओ, जैसे डिक्शनरी होती है हमारी, जिसमें हम जाके मीनिंग देख लेते हैं,
वैसे बोला एक अलग से बुक बनाओ और उसके अंदर ये सारी बातें लिख दो। जैसे इनकम टैक्स रूल्स 1962 बनाया गया और इसमें वो सारी लिस्ट डाल दी, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें तो बीमारी की लिस्ट आ गई और यहाँ पे जहाँ पे कानून लिखना था वहां पे क्या लिखा, एज पर रूल 2। चलो जी, अब ये रूल 2 लिख दिया। रूल 2 क्या है अगर आपको जानना है तो जाओ रूल के अंदर। आई बात समझ में? यस सर। अनेक्जर्स लगाते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं ना पीनल बैलेंस शीट के साथ, वैसे ये चीज भैया। डिटेल कहाँ है? डिटेल तो रूल्स में। तो अगर आपको डिटेल में जाना है तो रूल्स पढ़ो, डिटेल में नहीं जाना तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 2 एक्ट बना दिए और टैक्स चलने लग गया सिस्टम। अब सवाल आया कि सर अगले साल हमें कुछ चेंजेस करने हैं, अगले साल हमें कुछ चेंज करने हैं। हम चाहते हैं कि टैक्स रेट कम कर दी जाए या बढ़ा दी जाए, इनकम को कुछ अलग चेंज कर दिया जाए, तो कैसे करें? अब बोला गया कि बार बार तो इसको तो चेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, एक कंसेप्ट डाला फाइनेंस एक्ट का। अब ये फाइनेंस एक्ट हर साल आता है, एवरी ईयर, ठीक है। और गवर्नमेंट को जो भी चेंज करना होता है वो इस फाइनेंस एक्ट में चेंज कर देते हैं। और यहाँ प्रोविजन में लिख दिया गया कि जो भी चेंज फाइनेंस एक्ट में होगा वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब हर साल फाइनेंस एक्ट के जरिए टैक्स में चेंज कर दिया जाता है, राइट। अब ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है इसको आप जानते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम बता देते हैं आपको, इसका नाम है बजट। बजट सुना है? यस सर। हर साल 1 फरवरी को बजट आता है। उस 1 फरवरी के बजट में प्रपोज्ड चेंजेस होते हैं। प्रपोज चेंजेस का मतलब कि क्या क्या चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है सर, बजट आता है। अब बजट आया, बजट में कुछ चेंज किए गए। बजट में एक बिल पेश किया जाता है जिसका नाम होता है फाइनेंस बिल, ठीक है। कोई भी कानून जब बनाने को हम जाते हैं ना, पार्लियामेंट में हमारे कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले वो बिल होता है। बिल का मतलब होता है प्रस्ताव। गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी कानून बना सकती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी कानून कब बनता है, जब पब्लिक एग्री होगी तभी बनेगा। तो इसलिए हर चीज के लिए पहले बिल रखा जाता है, फिर बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया जाता है, ठीक है। और यहां से पास होने के बाद इस पे प्रेसिडेंट के साइन करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति के। और जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन होते हैं इट बिकम एक्ट। ये क्या बन जाते हैं? एक्ट बन जाते हैं। तब ये जाके कानून एप्लीकेबल होते हैं, समझ गए? तो पहले आता है बजट के अंदर फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तब जाके वो बनता है फाइनेंस एक्ट और वो एप्लीकेबल हो जाता है। अगर सिंपल तौर पे बात करें, अभी थोड़े दिन पहले एक कानून आया था CAA, सुना है क्या? नहीं सर, ये हाँ ये थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है, CA और CAB। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ना, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो जब पहले ही आया था ना तब ये बिल था, तब ये प्रस्ताव था। फिर जब गवर्नमेंट ने इसको पास करके प्रेसिडेंट के साइन करवा दिए तो ये बन गया एक्ट। तो चीज दोनों एक ही है, ये पास होने से पहले और ये पास होने के बाद, समझ गए? तो वैसे ही सर ये चलता है और ये बन जाता है हमारा फाइनेंस एक्ट। अब आते हैं सर आगे बात ये आती है कि सर बजट तो साल में एक बार आएगा, तो इसका मतलब कानून जो टैक्स से रिलेटेड कानून है वो तो एक बार बनेगा। और उससे पहले हमें अगर कुछ करना है तो हम क्या करें, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं कैसे करूं? तो उसके लिए बोला गया नोटिफिकेशन। आप क्या जारी कर सकते हैं? नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और CBDT जारी करते हैं। और इस नोटिफिकेशन को इश्यू करके भी वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में, कॉलेज में नोटिफिकेशन आता है ना कि भैया इतनी तारीख से एग्जाम है, इतनी तारीख से ये है, छुट्टी है, वो है। तो वैसे ही गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन इश्यू करके चेंज कर सकती है, कानून बना सकती है, राइट।
उसके बाद आते हैं सर सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? जब किसी बात पे कोई डाउट चल रहा होता है, कोई बात समझ नहीं आ रही होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए सर्कुलर इश्यू किया जाता है, राइट। तो Yes, वैसे sir. ही इनकम टैक्स में अगर किसी प्रोविजन को लेके कोई डाउट क्रिएट हो गया, तो उसे क्लियर करने के लिए सीबीडीटी क्या करती है? सर्कुलर्स इश्यू करती है, और उनके बेस पे फिर टैक्सेशन आगे बढ़ता है। समझ गए? Hmm. लास्ट पॉइंट है सर जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आते हैं, ठीक है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होते हैं वो भी कानून के रूप में काम करते हैं, जब तक उनके उनके अगेंस्ट या उनके हिसाब से कोई यहाँ पे चेंज ना कर दिया जाए। ध्यान से समझना कि आपने एक कानून बनाया, अब कानून के अंदर क्या होता है, उसका जो मतलब निकाला जाता है ना, वो अलग अलग हो सकता है। मैं अलग मतलब निकाल रहा हूँ, आप अलग मतलब निकाल रहे हैं। मैं अपने फायदे का मतलब निकाल रहा हूँ, आप अपने फायदे का मतलब निकाल रहे हैं। समझ गए? तो उस केस में क्या होगा कि मैं और इनकम टैक्स ऑफिसर, ये मान लीजिए एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ इनकम टैक्स ऑफिसर है, और हम दोनों में बहस हो गई। वो कहता है इसका मतलब ये, और मैं कहता हूँ नहीं सर इसका मतलब ये है। और पढ़ने से ऐसा ही लगता है, मेरा भी सही लगता है, उसका भी सही लगता है, तो इसका मतलब कानून बनाते टाइम पे उस टाइम कुछ गड़बड़ हो गई। अब हम कोर्ट में चले गए और जाके कहते हैं कि बताओ भैया कौन सही। कोर्ट ने कहा कि भैया एसएससी सही, उन्होंने मेरे को सही कहा, मैं केस जीत गया और मेरी इनकम उस तरीके से कैलकुलेट हो गई। अब सवाल यह है कि थोड़े दिन बाद अगर फिर से किसी के साथ ऐसा ही हुआ तो क्या होगा? अगर थोड़े दिन बाद किसी के साथ फिर से ऐसा ही हुआ तो क्या वो भी कोर्ट जाएगा? नहीं अगर सर. ऐसे सब लोग कोर्ट जाने लग गए तो कोर्ट का तो टाइम खराब हो जाएगा। हम्म. तो इसलिए क्या बोला कि जो कोर्ट का डिसीजन आ जाता है ना, वो भी कानून बन जाता है। तो उस बंदे को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे वाले जजमेंट की फोटोकॉपी लेगा और अपने असेसिंग ऑफिसर, अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाएगा कि देखो सर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा है, तो आपको भी मानना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरीके से ये कानून काम में आते हैं। तो कुल मिला के इन 6 चीजों को हमें समझना होता है, तब जाके हम पूरे टैक्स की कैलकुलेशन कर पाते हैं। अब सर सवाल ये है कि क्या हमारे सिलेबस में पूरा है, क्या हमें सब कुछ पढ़ना है? तो आंसर इज नो। आपको पढ़ना है ये, इसमें भी पूरे सेक्शन नहीं पढ़ने, कुछ सेक्शन पढ़ने हैं। ये जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां हम इसका रेफरेंस लेंगे, ये हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड हुआ, मतलब सिलेबस के अंदर जो जो है उनको पढ़ेंगे, सर्कुलर जो सिलेबस में रिक्वायर्ड होंगे वो पढ़ेंगे, और डिसीजन जो रिक्वायर्ड होंगे वो पढ़ेंगे। मतलब ये सारी बातें वो हैं जो काम आने वाली है, वो आपको पढ़ाएंगे और बाकी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में अलग से नहीं होती है। ये हमारा मेन सिलेबस होता है, इसको हमें पढ़ना होता है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर. चलिए, तो आज इतना ही करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। कल अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक्ट में क्या क्या है। ओके ओके सर. चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू.